नागपुर में रहने वाले शुक्ला जी के परिवार में उनकी पत्नी मीनू, बेटा विभोर और पूरे घर की लाडली मीनाक्षी थी। शुक्ला जी अनुशासन प्रिय और सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि मीनू उतनी ही शांत और सरल स्वभाव की। जब कभी बच्चों को डांटती तो बच्चे हंसते और कहते, माँ कम से कम गुस्सा तो अच्छे से किया करो, ऐसे भी कौन गुस्सा करता है। मीनू मुस्कुराकर शांत हो जाती। एक दिन शुक्ला जी के घर पर, मीनाक्षी कल तुम्हारी मौसी और मौसा जी आने वाले हैं। फिर तो बड़ा मजा आएगा। माँ संजना मौसी से मिले बहुत दिन हो गए। हाँ, तुझे बिगाड़ने में उसका भी तो हाथ है। कितने दिनों के लिए आ रही है मौसी? 2-3 दिन रुकेगी। तेरे मौसा सरल भाई साहब की कोई मीटिंग है यहाँ पर। दूसरे दिन संजना और सरल घर पर आ जाते हैं। सब बैठे बातें कर रहे होते हैं। संजना मीनाक्षी से, अब तो तुम्हारी बीए की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, आगे क्या करने का इरादा है? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। भैया ऑफिस की मीटिंग के साथ साथ मैं एक दूसरे काम से भी आया हूँ। हाँ सरल बाबू बताइए क्या बात है? भैया हम दोनों ने मीनाक्षी के लिए एक लड़का देखा है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ है लड़का और क्या करता है? भैया मेरे ही विभाग में काम करता है। बड़ा ही अच्छे स्वभाव का है और बहुत ही सज्जन है। 1 साल पहले उसकी पोस्टिंग कानपुर में हुई है। हाँ जीजा जी, बड़ा ही अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद है। सीधा साधा और बड़ा ही सज्जन संस्कारी है। माँ बाप का इकलौता बेटा है, सरकारी नौकरी है, दिल्ली में अपना मकान है, 1 साल से हमारे पड़ोस में रह रहा है। हमने हर तरीके से उसे जांच परख रखा है और फिर ऑफिस में भी कोई गलत आदत नहीं है उसकी। वहाँ तो सरल के सामने ही रहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है संजना। अच्छा वर मिलना आजकल इतना आसान नहीं होता है। संजना अपने फोन में लड़के की फोटो दिखाती है। अगर लड़का आपको पसंद आता है तो अगले हफ्ते उसके माँ बाप कानपुर आने वाले हैं, तो मैं उनसे अपनी मीनाक्षी के बारे में बात करूंगी। भावेश की फोटो घर में सबको पसंद आती है। संजना और सरल पर शुक्ला जी और मीनू को पूरा भरोसा था, क्योंकि संजना ने बचपन में मीनाक्षी को अपनी गोद में पाला था। 2 दिनों बाद संजना और सरल वापस कानपुर लौट जाते हैं। वहां जाकर संजना भावेश के माता पिता से मीनाक्षी के लिए बात करती है। संजना जी, अब आपके घर की बेटी है तो ज्यादा डरने की तो कोई बात नहीं होगी, वरना आजकल की लड़कियों का तो पता ही है आपको। भाभी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर आप कहीं तो मैं दीदी जीजा जी को बुला लेती हूँ, आप लोगों का भी मिलना हो जाएगा। मीनाक्षी और भावेश भी एक दूसरे से मिल लेंगे। हाँ ये सही रहेगा। संजना मीनू को फोन करती है। दीदी बधाई हो, भावेश के माँ पापा से बात हो गई है, उन्हें हमारी मीनाक्षी की फोटो भी पसंद आ गई है, वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे जीजा जी से बात करके तुम्हें फोन करती हूँ। 2 दिनों बाद ही शर्मा जी का पूरा परिवार कानपुर पहुंच जाता है, जहां उनकी मुलाकात भावेश और उसके परिवार से होती है। भावेश की माँ मीनाक्षी से, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है बेटा, पर ये बताओ घर का काम कर लेती हो या नहीं? जी कर लेती हूँ आंटी। देखो भाई, मेरे भावेश को अलग अलग तरह का खाना खाने का बहुत शौक है, इसलिए हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि हमारी बहू को खाना बनाना अच्छे से आता हो। भाभी जी साँझ को आज क्या, आज का सारा खाना मीनाक्षी ने बनाया है और हमारी मीनाक्षी को तो खाना बनाने का शौक है। इसके खाने की तारीफ अब मैं अपने मुंह से क्या करूं, आप खुद खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर खाना बनाना आता है तो तुम हमारे एक एग्जाम में पास हो जाओगी, और दूसरी चीज, हमें बहू से नौकरी नहीं करानी। अगर तुम्हारे मन में नौकरी करने का विचार है तो तुम अभी बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को बेटा बहू अपनी अपनी नौकरी की वजह से अलग अलग शहरों में रहें, क्योंकि आजकल तो लड़कियों का भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वैसे भी मेरे लड़के की सरकारी नौकरी है, किसी चीज की कमी नहीं है। जो लड़की भी इसकी पत्नी बनेगी राज करेगी वो तो। काफी देर तक दोनों परिवारों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा। खाने के बाद भावेश और मीनाक्षी को संजना कुछ देर के लिए टेरेस पर भेज देती है।
लेकिन भावेश की माँ 5 मिनट बाद ही भावेश को नीचे बुला लेती है। सबके जाने के बाद मीनू संजना से कहती है, लड़का तो बहुत अच्छा है, सच में शांत और सरल है, लेकिन उसकी माँ वो बड़ी तेज है। कितने सवाल पूछ रही थी, और तुमने देखा उसने मीनाक्षी और भावेश को आपस में बातें भी नहीं करने दी। अरे दीदी, उसकी माँ से क्या करना है, लड़का तो हीरा है हीरा। ज्यादा मत सोचो, मन पक्का कर लो। और वैसे भी मीनाक्षी को रहना तो भावेश के साथ ही है। ससुराल कितने दिन रहेगी, हमारी मीनाक्षी निभा लेगी, आप फिक्र मत करो। अगले दिन शर्मा जी अपने परिवार के साथ नागपुर वापस चले जाते हैं और दूसरे दिन ही संजना का फोन आता है। बधाई हो दीदी, भावेश के परिवार को हमारी मीनाक्षी पसंद है और वो लोग अगले संडे को ही नागपुर जाकर सगाई करना चाहते हैं। बधाई हो, तुम्हें भी बधाई हो। जीजा जी कहाँ है? हाँ संजना, बधाई हो तुम्हें। जीजा जी बधाई नहीं, मैं तो अपनी पसंद का महंगा वाला सूट लूंगी। हाँ भला तुम्हें आज तक किसी चीज के लिए मना किया है जो आज करूंगा? सब कुछ तो तुम्हारा है। सब बहुत खुश थे, लेकिन मीनू की खुशी कुछ फीकी सी थी जो मीनाक्षी को नजर आ रही थी। वो जानती थी कि मीनू भावेश की माँ के व्यवहार को लेकर परेशान है। मीनाक्षी माँ के पास जाती है और उन्हें गले लगाते हुए कहती है, माँ आप चिंता क्यों करती हैं? जो होगा अच्छा होगा। और क्या आपको मुझ पर और अपने दिए हुए संस्कारों पर विश्वास नहीं है? मीनू प्यार से मीनाक्षी के चेहरे पर हाथ फिराते हुए, विश्वास पूरा है बेटा, फिर भी तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है ना, इसलिए मन उदास है। जल्द ही मीनाक्षी और भावेश की सगाई हो जाती है और शादी की तारीख भी 2 महीने बाद की निकलती है। मीनाक्षी और भावेश के बीच फोन पर बातें शुरू हो जाती हैं। इन 2 महीनों में वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जान चुके थे। शादी के बाद मीनाक्षी 15 दिनों तक अपने ससुराल में रहती है, पर उसे हमेशा भावेश की माँ से डर लगता था। एक दिन भावेश की माँ मीनाक्षी को बड़े प्यार से अपने पास बिठाती है। क्या बात है मीनाक्षी, तुम हमेशा मुझसे डरी डरी क्यों रहती हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मासी माँ जी। बेटा मैं जानती हूँ मेरा स्वभाव थोड़ा कड़क है, लेकिन जो कुछ भी है मैं साफ साफ कहने में विश्वास रखती हूँ। भावेश मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सब कुछ, और आज से मेरा बेटा भी तुम्हारा है। जितना प्यार मैं उससे करती हूँ उतना ही तुमसे भी करूंगी, लेकिन ये सब तब हो सकेगा जब हम दोनों के संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच के संबंध का अच्छा होना भावेश के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपने बेटे को कभी दुखी नहीं देख सकती। माँ जी, मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। तो फिर आओ, इसी बात पर मेरे गले लग जाओ। मीनाक्षी थोड़ा झिझकती हुई भावेश की माँ के गले लगती है, लेकिन भावेश की माँ मीनाक्षी को दिल से गले लगाती है, जैसे मीनू उसे लगाती थी। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। जल्द ही मीनाक्षी और भावेश कानपुर चले जाते हैं। संजना स्टेशन पर, तो आप हैं हमारी नई पड़ोसन? ये सुनकर मीनाक्षी जोर से हंसने लगती है। हाँ, मैं हूँ आपकी नई पड़ोसन। संजना मीनाक्षी को घर व्यवस्थित करने में पूरी मदद करती है। कुछ ही दिनों में सरल का ट्रांसफर आगरा हो जाता है और संजना और सरल आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। अब मीनाक्षी थोड़ी अकेली पड़ जाती है। संजना, मौसी के जाने के बाद तुम सारा दिन घर पर बोर हो जाती हो। एक काम क्यों नहीं करती, एमए का फॉर्म भर दो, क्योंकि पढ़ाई इंसान को हमेशा इतनी जरूर करनी चाहिए कि कभी जरूरत के समय उसके काम आ सके। आप सही कहते हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या करूँ। ठीक है, मैं एमए का प्राइवेट फॉर्म भर देती हूँ। दूसरी तरफ मीनाक्षी के भाई विभोर की भी शादी तय हो जाती है। मीनाक्षी और विभोर की पत्नी उर्मिला की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों रोज फोन पर बातें किया करती थीं। मीनाक्षी विभोर की शादी के लिए मायके पहुंच जाती है और जल्दी ही मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। अरे मीनाक्षी, साल होने को आया तेरी शादी को, अब हमें नानी बना दे जल्दी से। मीनाक्षी मुस्कुराकर चली जाती है। शादी में बहुत चहल पहल होती है, लेकिन सब मीनाक्षी से यही बात पूछ रहे होते हैं। जानते हो, सब एक ही बात पूछ रहे थे कि बच्चा कब कर रही हो, बच्चा कब कर रही हो।
पहले अपना एमए तो कंप्लीट कर लो, क्योंकि पढ़ाई और बच्चा दोनों संभालना मुश्किल है। हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एक महीने बाद उर्मिला फोन पर, दीदी आप बुआ बनने वाली हो। भाभी आपने तो आज मेरा दिन बना दिया, मैं बहुत खुश हूँ भाभी। मीनाक्षी बुआ बनने के नाम से ही चहक रही थी और हर 1.5-2 महीने पर नागपुर का चक्कर लगाती। जल्दी ही वो एक प्यारे से भतीजे की बुआ बन जाती है। फंक्शन में सब इकट्ठा होते हैं। मीनाक्षी तू कब तक ऐसी सूनी गोद लेकर घूमेगी? एमए के फाइनल एग्जाम्स हो जाएं, फंक्शन खत्म होने के बाद। मीनाक्षी देख, तेरी भाभी को साल भर भी नहीं हुआ और उसने मुझे दादी बना दिया। अब तू भी मुझे नानी बनने का सुख दे दे। माँ मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं और भावेश भी यही चाहते हैं। ठीक है, जैसा ठीक लगे, पर ज्यादा देर करना अच्छी बात नहीं है। भतीजे के होने के बाद मीनाक्षी हर महीने उसके साथ खेलने के लिए 2-4 दिन का समय निकालकर नागपुर चली जाया करती थी और भावेश भी उसे कभी नहीं रोकता। जल्द ही मीनाक्षी के फाइनल एग्जाम्स की डेट आ गई। मीनाक्षी, एग्जाम की डेट आ गई है, तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। हाँ, अब मैं सब छोड़कर सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी करूंगी। जल्दी ही मीनाक्षी का रिजल्ट भी आ जाता है और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। विभोर फोन पर, मीनाक्षी तुम फिर से बुआ बनने वाली हो? सच में भैया, इस बार मुझे भतीजी चाहिए। वो तो ठीक है, पर मुझे मामा कब बना रही हो भाई? क्या भैया, अब आप भी शुरू हो गए। मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ। बधाई हो बुआ जी, लेकिन आपने हमारे बारे में क्या सोचा है? मैं बुआ बनूंगी और आप फूफा। अब तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं 1 महीने के लिए नागपुर जाऊंगी। फिर हमारी फैमिली प्लानिंग का क्या होगा? हाँ, मीनाक्षी मुस्कुराने लगती है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन मीनाक्षी और भावेश को निराशा ही हाथ लगती है। भावेश चलो ना, आप डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ का फोन आया था, वो भी यही कह रही थी। ठीक है, अगर तुम्हारी और माँ की यही मर्जी है तो हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट्स करवाते हैं और 1 हफ्ते बाद टेस्ट्स की रिपोर्ट आने वाली होती है। भावेश ऑफिस से घर आता है। आप रिपोर्ट्स ले आए? नहीं, रिपोर्ट्स 4 दिन के बाद आने वाली है। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, 1 कप चाय पिला दो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी चाय लेकर भावेश को देने के लिए कमरे में जाती है और तभी उसके कानों में भावेश की आवाज आती है। वो गुस्से में बात कर रहा होता है। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो। कमी उसमें नहीं, मुझ में है। अगर शादी करनी है तो उसकी दूसरी शादी कर दो। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। तभी विभोर का फोन आता है। मीनाक्षी, तुम्हारी भतीजी हुई है। भैया, आज आपकी आवाज में खुशी क्यों नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो खुश हूँ। वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस तू यहाँ नहीं है ना, इसलिए मन उदास है। जल्दी आजा। क्या हुआ विभोर भैया, बेटी होने से दुखी है? मैं जानती हूँ, वो बेटी के होने से दुखी नहीं है, वो मेरी गोद सूनी होने से दुखी है। अच्छा छोड़ो ये सब और तैयारी करो। जल्दी मीनाक्षी और भावेश नागपुर पहुंच जाते हैं। इस बार मीनाक्षी के चेहरे पर हमेशा की तरह रौनक नहीं थी। वो बच्चों के साथ खेलती मुस्कुराती, पर कहीं ना कहीं एक खालीपन दिखता। मीनाक्षी, क्या बात है? तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? मुझे बताओ। कुछ भी तो नहीं भाभी, सब ठीक है। उर्मिला मीनाक्षी का हाथ अपने हाथों में लेती है। सच सच बताओ, क्या बात है तुम्हें, मेरी कसम। मीनाक्षी रोने लगती है। भाभी, मैं कभी माँ नहीं बन सकती।
तुम ये क्या कह रही हो? ईश्वर की यही मर्जी है। वो उठकर चली जाती है। अब मीनाक्षी नागपुर आती तो लंबे समय तक रुकती। भावेश भी उसे कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उर्मिला फिर से मां बनने वाली है। भाभी, मां का फोन आया था। क्या मैंने जो सुना वो सच है? हाँ मीनाक्षी, सच है। पर आप इतनी उदास होकर क्यों बोल रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, बच्चा नहीं चाहती। ऐसा क्यों भाभी? तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई की तनख्वाह कितनी है। उसमें 2 बच्चों का ही पढ़ना मुश्किल है। हम तीसरे की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? अगर बेटी हो गई तो क्या करेंगे? इतनी सी बात, अगर बेटी हो गई तो मुझे दे देना। पर आप मुस्कुराती रहा करो, ज्यादा अच्छी लगती हो। तुम सच कह रही हो? अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। उर्मिला फोन रख देती है और मीनाक्षी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद ही विभोर का फोन आता है। मीनाक्षी, उर्मिला ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें और भावेश जी को कोई आपत्ति ना हो तो हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? उर्मिला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बच्चा यहाँ पले या तुम्हारी गोद में, दोनों जगह ही सुरक्षित रहेगा। भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? आप और भाभी बच्चा मुझे देंगे? हाँ मीनाक्षी, तुम भावेश जी से बात कर लो। मीनाक्षी फोन रखती है और भावेश को सारी बात बताती है। भावेश भी बहुत खुश हो जाता है। दोनों नागपुर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मीनाक्षी को भावेश की अलमारी से अपनी और भावेश की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। मीनाक्षी रिपोर्ट्स भावेश के सामने रखती है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने ये क्यों कहा कि कमी आप में है, जबकि कमी तो मुझ में है? मीनाक्षी, अगर मैं ये कहता कि कमी तुम में है तो सब मुझ पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालने लगते, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इसलिए मुझे यही उचित लगा और तुम्हें आज मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं कहोगी। मीनाक्षी भावेश के गले लगती है। आज उसके मन में भावेश के प्रति जो प्रेम था वो एक ईश्वरीय रूप में परिवर्तित हो चुका था। दोनों नागपुर जाते हैं। इस बीच मीनाक्षी उर्मिला के पास ज्यादा समय बिताती है और महसूस करना चाहती है कि जो सुख उसे ईश्वर ने महसूस करने नहीं दिया। जल्द ही उर्मिला की तीसरी डिलीवरी का भी वक्त आ जाता है। मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से डिलीवरी में बहुत तकलीफ हुई। बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। माँ और बच्चा दोनों कमजोर हैं, उनका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। माँ बनने की बधाई हो। आपको भी पिता बनने की बधाई हो। अस्पताल में बच्चे को अलग कमरे में रखा जाता है। मीनाक्षी पूरा समय बच्चे के कमरे के बाहर ही रहती है। उर्मिला का ध्यान रखने के लिए विभोर होता है। 10 दिनों के बाद उर्मिला और बच्चा दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। मीनाक्षी उर्मिला के पास जाती है। भाभी, गुड़िया मुझे दोगी ना? उर्मिला दबी जबान में बोलती है, आपकी ही है। बच्ची बहुत कमजोर थी, इसलिए उसे ज्यादा वक्त उर्मिला के साथ ही रखा जाता था। लेकिन उर्मिला का लगाव बच्चों से बढ़ता जा रहा था और इसका एहसास मीनाक्षी को हो रहा था। मीनाक्षी माँ से, माँ, मैं चाहती हूँ कि गुड़िया के साथ पूजा में मैं और भावेश बैठें। नहीं दीदी, पूजा में तो मैं और आपके भैया ही बैठेंगे गुड़िया के साथ। पूजा के बाद गुड़िया मुझे दे दोगी ना भाभी? गुड़िया अभी बहुत छोटी है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। उर्मिला की ये बात सुनकर सभी लोग दंग थे। मीनाक्षी प्यार से उर्मिला का हाथ पकड़ते हुए, भाभी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। उर्मिला गुस्से में मीनाक्षी का हाथ झड़कती है। डॉक्टर से ज्यादा उसकी माँ को पता है। हाँ, तो उसकी माँ ही तो कह रही है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ माँ के कहने से कोई माँ नहीं बन जाता। उसे जन्म दिया है मैंने। आपको जब दिल चाहे यहाँ आकर खिला सकती हैं, लेकिन मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहेगी। मीनाक्षी के तो पैरों तले जमीन ही सरक गई। भावेश ने उसे संभाला। भावेश की भी आंखों में आंसू थे।
क्योंकि मीनाक्षी और भावेश दोनों ही पिछले कुछ महीनों में गुड़िया के साथ अपनी जिंदगी सजा चुके थे। दूसरे दिन सुबह मीनाक्षी फिर उर्मिला के पास जाती है। भाभी, आप बताइए कि हम गुड़िया को कब ले जा सकते हैं? कभी नहीं। ऐसा न कहो भाभी, मैं गुड़िया के बिना मर जाऊंगी। महीने भर उसके साथ रहकर आप मर जाएंगी। मेरे बारे में सोचिए, मेरा क्या होगा? मैंने आपसे बार बार पूछा था, आपने ही कहा था कि आप गुड़िया को मुझे दे देंगी, और आप पीछे हट रही हैं। मेरी बच्ची है, मैंने उसे जन्म दिया है, 9 महीने अपनी कोख में रखा है। मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकती हूँ, और आप भगवान के लिए अपने घर वापस चली जाइए। मीनाक्षी बच्ची के सर पर हाथ फेरती है और कमरे से बाहर निकलने लगती है। सामने से विभोर और माँ मीनाक्षी को देख रहे होते हैं, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मीनाक्षी से कुछ कहें। कानपुर वापस जाकर मीनाक्षी एक जिंदा लाश बन जाती है। कुछ दिनों बाद विभोर कानपुर आता है और मीनाक्षी की हालत देखकर बहुत रोता है। चलते समय उसे सीने से लगाकर बोलता है, मैं तो तुम दोनों से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। जल्दी से ठीक हो जा, नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। मैं खुद से नजरें भी नहीं मिला पाता हूं। मीनाक्षी, हमें इस कड़वे सच को अपनाना होगा और इसके साथ ही जीवन बिताना होगा। मैंने एक स्कूल में तुम्हारी नौकरी की बात की है, तुम वहां पढ़ाना शुरू कर दो। व्यस्त रहोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। मीनाक्षी स्कूल में पढ़ाने लगती है और शाम के समय बच्चों को मुफ्त में घर पर ट्यूशन देना शुरू कर देती है। अब मीनाक्षी और भावेश ने बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दिया था, लेकिन मीनाक्षी के कानों में उर्मिला के कहे कड़े शब्द आज भी कभी कभी गूंज उठते थे। एक रात दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को कौन आया होगा? चलो चलकर देखते हैं। भावेश ने दरवाजा खोला तो सामने भावेश की माँ और पापा खड़े थे। उनकी गोद में एक बड़ी बड़ी आंखों वाली गोल मटोल प्यारी सी 6-7 महीने की बच्ची थी। माँ, ये कौन है और किसकी बच्ची है? तुम दोनों की बच्ची है। आपको पता ना, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मेरे चचेरे भाई की पोती है। उनके बेटे और बहू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और इस बच्ची का कोई नहीं है। इसकी मौसी इसे कानूनी तौर पर गोद लेना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाले तैयार नहीं हैं। इसलिए मैंने अपने भाई से कहा कि वो कानूनी तौर पर ये बच्ची तुम दोनों को गोद दे दे, और वो मान गए, इसलिए कि तुम दोनों की बच्ची है। मीनाक्षी खुशी से बच्ची को गोद में लेती है और उसे अपने सीने से ऐसे लगाती है मानो वो सच में उसी की कोख से जन्मी हुई हो, और उस बच्ची को सीने से लगाकर उसे अपनी तरसती ममता में सुकून सा महसूस होता है।